नमस्कार साथियों, आज हिंदी की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने हिंदी की वीडियोस जो हैं वो 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो और ये वीडियो नंबर है 5, वीडियो नंबर है 5। और जो ये क्लास है वो क्लास है कौन सी? दूसरी। ठीक है, पहली जो क्लास थी ये पहली क्लास के मतलब जो पहली क्लास थी इस पहली क्लास के हैं 4 भाग। ठीक है, और इसमें हमने जो चर्चा की है वो हमने चर्चा की है किसकी? भाषा की। ठीक है, अब ये वाली जो वीडियो है, ठीक है, 5वीं वीडियो या क्लास हम इसको बोलेंगे दूसरी। इसमें जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे किसकी? लिपि की। ठीक है, चर्चा करेंगे लिपि की। तो देखो जरा, हमने इससे पहले वाली वीडियोस में ये देखा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है। ठीक है, भाषा का विकास क्रम क्या था, भाषा का वर्गीकरण हमने देख लिया जिसमें पारिवारिक और आकृति मूलक वर्गीकरण हमने देखा। ठीक है, तो हमने भाषा शब्द की और भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत हमने देखे। तो पिछली वीडियोस में हमने ये सारी चीजें समझ ली। ठीक, अब जो अगली वीडियो है वो वीडियो है अपनी 5वीं वीडियो और क्लास है कौन सी? दूसरी। और ये जो चर्चा करने वाले हैं हम वो करने वाले हैं इस वाले शब्द की, लिपि की। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि लिपि क्या है, प्रश्न उठता है कि लिपि क्या है। ठीक है, तो देखो जरा, हम ये जो लिपि है और ये जो भाषा है ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, एकदम मुख्तलिफ है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लिपि और भाषा। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि लिपि है क्या। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि लिपि क्या है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, जैसे हमारे पास ये भाषा थी, भाषा के बारे में हमने ये जाना कि भाषा क्या है? भाषा हमारे जो अंदर उठने वाले विचार हैं उन विचारों की अभिव्यक्ति है भाषा। ठीक है, या फिर हम कहें कि भाषा हमारे दो लोगों के बीच संप्रेषण का एक माध्यम है भाषा। ठीक है, भाषा का संबंध वक्ता और श्रोता के बीच होता है, वक्ता और श्रोता के बीच। ठीक है, तो देखो भाषा है जो अभिव्यक्ति, जो हमारे विचारों को अभिव्यक्त करती है, भाषा है जो विचारों का संप्रेषण करती है, भाषा है जो हमारे मन मस्तिष्क में उठने वाली जो क्या नाम से हमारे भाव है उन भावों को क्या करता है? प्रेषित करता है, दूसरे तक पहुंचाने का एक क्या है? माध्यम है क्या? भाषा। ठीक है, और एक बात मैंने कही कि भाषा जो है, ये जो भाषा है इस भाषा का संबंध है किस किस के बीच? वक्ता के बीच, वक्ता के बीच और किसके बीच? श्रोता के बीच, वक्ता के बीच और श्रोता के बीच। इन दोनों के बीच क्या है? एक संबंध स्थापित करती है ये भाषा। तो हम कहेंगे कि वक्ता और श्रोता के बीच एक साधन है जो इस वक्ता के विचारों को, इस वक्ता के भावों को, इस वक्ता के अभिव्यक्तियों को इस व्यक्ति तक पहुंचाने में अपनी सामर्थ्य रखता है, ऐसा साधन है भाषा। लेकिन यहां पर एक शब्द की कमी हमें खलेगी और वो शब्द है पाठक। वो शब्द है क्या? पाठक। पाठक का मतलब ये कि पढ़ने वाला, पाठक का मतलब क्या? पढ़ने वाला। ठीक है, तो देखो जरा, जो वक्ता है ये बोलने वाला, जो श्रोता है वो सुनने वाला, और ये जो पाठक है ये है पढ़ने वाला। ये पाठक है, ये कौन है? पढ़ने वाला। ठीक है, अब आप देखो जरा, ये जो क्या नाम से पाठक है, तो भाषा के लिए इस पाठक की जरूरत नहीं थी, भाषा के लिए इस पाठक की जरूरत नहीं थी। भाषा तो वक्ता और श्रोता के बीच का क्या था? एक माध्यम था संप्रेषण का। लेकिन ये जो पाठक शब्द है ये पाठक कब बन पाएगा? ये पाठक जब बन पाएगा जब इस भाषा को लिख दिया जाएगा। जब इस भाषा को लिख दिया जाएगा तभी तो ना कोई पढ़ेगा, और अगर हमने भाषा को लिखा नहीं है तो फिर पढ़ेगा कैसे? इसका मतलब अगर भाषा सीधी वक्ता और श्रोता के बीच होगी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, और पढ़ा हो जाएगा जो लिखा होगा, पढ़ा उसी हो जाएगा जो लिखा होगा।
तो कहने का मतलब ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो भाषा है, ये भाषा बस केवल और केवल क्या कर सकती है, हमारे विचारों को सामने वाले तक पहुंचा सकती है एक निश्चित एरिया में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप लाउड स्पीकर लगा लोगे, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक विचार संगोष्ठी ले सकते हैं, तो संगोष्ठी समिति बिठा लो, आप एक जगह कोई मीटिंग अगर अरेंज करेंगे तो मीटिंग में आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपके पास लाउड स्पीकर की व्यवस्था नहीं है, अगर आपको अपनी बात को फर्ज कर लो कि सुदूर बहुत दूर तक अगर आपको अपने विचारों को पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाते? अगर आपके पास आज तो मोबाइल्स चल गए हैं, लेकिन अगर मोबाइल्स नहीं थे जिस समय, तो व्यक्ति कैसे अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता? बात आ रही है समझ में? मतलब जैसे आप मुझे वीडियोस के माध्यम से सुन पा रहे हैं, ठीक है, फर्ज कर लो कि आप यहां नहीं होते, ठीक है, या वीडियो नहीं देख रहे होते, या मान के चलो कि मुझे आप तक अपनी बात पहुंचाना होती और आप बैठे हैं मान के चलो कन्याकुमारी में और मैं बैठा हूं जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो अब मैं अपनी बात आप तक कैसे पहुंचाऊंगा? फर्क आपको यहाँ ये सोचना है कि मोबाइल नहीं है, लेकिन अब मेरी बात आप तक कैसे आएगी? तो मेरी बात आप तक आएगी काय के माध्यम से? पत्र के माध्यम से। मेरी बात आप तक आएगी किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से। यानी हम लोगों के बीच क्या होगा? पत्राचार होगा। हम लोगों के बीच क्या होगा? पत्राचार होगा। अब ये बताओ, क्या ये पत्र जो है, इस पत्र को केवल खाली भेज दिया जाएगा या इसमें कुछ लिखा जाएगा? लिखा जाएगा ना। तो जो पत्र में जो लिखा जाएगा वो मेरे भाव हो सकते हैं, वो मेरे भाव हो सकते हैं। पत्र में जो लिखा जाएगा वो मेरे विचार हो सकते हैं, ठीक है, पत्र में जो लिखा जाएगा वो मेरे क्या हो सकते हैं? विचार हो सकते हैं। तो इस पत्र के अंदर मेरे भाव हैं, इस पत्र के अंदर मेरे विचार हैं, और मैंने इन विचारों को जम्मू एंड कश्मीर से लेके मैंने आपको कहां तक? कन्याकुमारी तक पहुंचा दिया है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अब ये जो बात थी, ठीक है, ये जो बात थी क्या, कि जहां पर भाषा एक क्षेत्र में सिमट कर रह गई थी, जहां पर भाषा एक मतलब हम पास बैठे व्यक्ति के एक दूसरे जहां तक आवाज जा सकती थी, बस हमने वहां तक अपनी बात को पहुंचा पाया था। लेकिन इस पत्राचार के माध्यम से इसने क्या कर लिया? सीमा पार कर ली, मतलब इसने एक राज्य पार कर लिया। इस पत्राचार के माध्यम से देश क्रॉस किया जा सकता है, मतलब हम अपने विचारों को पूरे विश्व में पत्राचार के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पत्राचार में जो हमने भाव है, जो हमारे विचार हैं, उन भावों को, उन विचारों को हमने लिखा होगा या नहीं लिखा होगा? लिखा होगा तभी तो सामने वाला पढ़ रहा है। अगर ये, और ये जो लिखना जिसने संभव बनाया, लिखना जिसने हमारे विचारों को, हमारे भावों को जिसने लेखन संभव बनाया, वही व्यवस्था है क्या? लिपि। वही व्यवस्था है क्या? लिपि। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा जहां पर क्या थी? हमारे विचारों की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति थी। भाषा हमारे विचारों की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति थी, या फिर हम यूं कहें कि भाषा की परिभाषा में, जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा कि भाषा क्या है? भाषा है वर्णों की ध्वन्यात्मक क्या है? ये अभिव्यक्ति है, ठीक है, वर्णों की। तो यहाँ पर हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं? अपने खुद को बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, फर्ज कर लो कोई व्यक्ति गूंगा है, कोई व्यक्ति गूंगा है, तो वो व्यक्ति तो बोल ही नहीं पाएगा। इसका मतलब वो व्यक्ति तो पत्राचार करेगा, वो व्यक्ति क्या नाम से श्रोता तक बात अपनी पहुंचा ही नहीं पाएगा। लेकिन ये जो पत्राचार की व्यवस्था है, इस पत्राचार की व्यवस्था में एक मूक, जो क्या नाम से, जो गूंगा व्यक्ति है, वो भी अपने विचारों, अपने भावों को क्या कर सकता है? अपने भावों और अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है, समझा सकता है। तो यहाँ पर इस भाषा को लिखने की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था ही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। वही व्यवस्था क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। जैसे अब देखो, अगर लिपि ना होती तो क्या होता? लिपि ना होती तो कोई गूंगा अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। अगर लिपि ना होती तो हम समाचार पत्रों में पूरी दुनिया के क्या नाम से जो हम समाचार पढ़ते हैं, तो वो जानकारियां जो लेते हैं, वो जानकारियां नहीं ले पाते। अगर लिपि नहीं होती तो हम अपने 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 विचारों को दूर देश तक नहीं पहुंचा पाते। अगर हमारे पास लिपि ना होती तो हम अपने इतिहास को आज पढ़ नहीं रहे होते। क्यों? क्योंकि लिखा ही नहीं गया होता। अगर हमारे पास लिपि ना होती तो हम अपने विचारों को सहेज नहीं पाते। अगर हमारे पास लिपि ना होती तो हम अपनी बातों को सुरक्षित ना रख पाते, ठीक है। कहने का मतलब ये कि लिपि ही है जिसकी वजह से हम आज पुस्तकें पढ़ते हैं,
पुस्तकों में विचार है, हम लिपि ही है जिसके कारण, जिसकी वजह से हम समाचार पत्र पढ़ना संभव हुआ, लिपि ही है जिसके कारण हमारे पास मैसेजेस जो होते हैं, ठीक है, ये यांत्रिक भाषा है उसको कर पाना संभव हुआ और पढ़ पाना संभव हुआ, लिख पाना संभव हुआ, उन विचारों को सहेजना संभव हुआ, किसकी वजह से? लिपि की वजह से। ठीक है, अब जरा इसको दोबारा फिर से समझो, क्या कि अगर मुझे लिखना है कमला, सुनो इसको छोड़ो, अगर मुझे लिखना है कुत्ता, ठीक है, अगर मुझे कुत्ता लिखना है तो पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि कुत्ते का चित्र बना दिया जाता था, पहले क्या होता था? कुत्ते का चित्र बना दिया जाता था। अब ये तय हुआ कि अब हम कैसे, जैसे जैसे आज क्या है, आज हमें पता है कि इसमें का है, आज हमें पता है कि इसमें छोटा ऊ है, आज हमें पता है कि इसमें आधा का है, और फिर हमें पता है कि इसमें पूरा का है, बड़ा का है, तब जाके ये लिखा है कुत्ता। इसका मतलब ये हुआ कि इस शब्द में 1 2 3 4 क्या नाम से क्या है? वर्ण है। अब ये जो वर्ण है, तो क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया कि इसको, मतलब ये कि अगर आज आप इसको का कह रहे हो, अगर आप इसको छोटा ऊ कह रहे हो, अगर आप इसको हलंत ता कह रहे हो, अगर आप इसको बड़ा ता कह रहे हो, तो इसको बनाने वाले थे कौन? बात समझ आ रही है ना? अगर किसी का को हमें ये समझाया गया होता कि इसको का नहीं हमको मां पढ़ना है, अगर किसी का को समझाया गया होता कि हमें इसको का नहीं पढ़ना हा पढ़ना है, वैसे ही अगर ऊ को समझाया गया होता कि इसको ऊ नहीं आ पढ़ना है, तो मुझे बताओ क्या हम आज भी किसको उसी तरीके से नहीं पढ़ रहे होते? आज भी हम इसको उसी तरीके से पढ़ रहे होते जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये हम परंपरा के आधार पर कह रहे हैं कि ये का है, ये परंपरा के आधार पर कह रहे हैं कि ये ऊ है, परंपरा के आधार पर कह रहे हैं कि हलंत का है, और परंपरा के आधार पर कह रहे हैं कि ये बड़ा का है। इसका मतलब ये कि ये किसी ने तो बनाए होंगे, किसी ने तो ये चिन्ह बनाए होंगे। तो मतलब ये है कि जहां पर हम केवल और केवल कुत्ता का चित्र बना रहे थे, अब हमने कुत्ते को लिखने के लिए क्या बना लिए? वर्ण बना लिए। तो ये हमारे पास क्या है? वर्ण है। ये हमारे पास क्या है? वर्ण है। और इन वर्णों के मेल से, इन वर्णों के मेल से हमने ये क्या बना लिया? एक शब्द बना लिया। हमने ये क्या बना लिया? एक शब्द बना लिया। तो कहने का मतलब ये कि जो भाषा है, इसी भाषा को जब वर्णों के रूप में व्यवस्थित क्रम में लिखने की जो व्यवस्था है, वही व्यवस्था लिपि कहलाती है। इसी को बोला जाता है क्या? स्क्रिप्ट। मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ गई होगी कि जो भी भाषा है, उस भाषा को जब लिख दिया जाए, उस भाषा के वर्णों को क्रमबद्ध कर दिया जाए, उस भाषा में या किसी भी व्यक्ति के जो विचार हैं भाषा के रूप में, उन विचारों को जब किसी पेज पर, जब किसी पुस्तक पर, जब किसी समाचार पत्र में, जब किसी पत्र में लिख दिया जाए, तो वही कहलाती है क्या? लिपि। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि लिपि क्या है? लिपि है ध्वनि, जो ध्वनि चिन्ह है, भाषा के जो ध्वनि चिन्ह हैं, उन ध्वनि चिन्हों को व्यवस्थित करने की जो व्यवस्था है, वही व्यवस्था क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। वही व्यवस्था क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए। ठीक है, वो प्रश्न ये उठना चाहिए आपके दिमाग में, वो प्रश्न ये उठना चाहिए आपके दिमाग में कि पहले लिपि आई या पहले भाषा आई? पहले लिपि आई या पहले भाषा आई? तो देखो, पहले भाषा आई। ठीक है, अब इसी को अपन प्रूफ करते हैं कि कैसे माने कि भाषा आई। देखो, पहले भाषा आई, फिर क्या आई? लिपि आई। पहले अव्यवस्थाएं होती हैं, जब हमें कोई भी चीज अव्यवस्थित लगती है तब उसको व्यवस्थित करते हैं, और कोई भी चीज व्यवस्थित रूप से पैदा नहीं होती प्रकृति को छोड़ के। प्रकृति एकमात्र, एक पूरे संसार में प्रकृति एकमात्र ऐसी है जो क्या होती है? व्यवस्थित है। ठीक है, और उसको अव्यवस्थित करने में हम लोगों का ही हाथ है। बाकी अगर प्रकृति को छोड़ दें तो कोई भी चीज अव्यवस्थित रूप से पैदा होती है, फिर उसको क्या करना होता है? व्यवस्थित करना होता है। तो भाषा भी जब पैदा हुई तब ये अव्यवस्थित थी, फिर उसको व्यवस्थित बनाया गया काय के माध्यम से? लिपि के माध्यम से। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि संसार में कितनी लिपियां हो सकती हैं? तो पहला प्रश्न तो ये, इसका उत्तर आपको मिला कि पहले भाषा आई, बाद में लिपि आई। क्योंकि पहले आदमी व्यक्ति बात कर रहा है गलत तरीके से, गलत का मतलब ये नहीं है कि अश्लील शब्दों का प्रयोग, गलत का मतलब ये कि वो सिस्टमैटिक भाषा नहीं आई, सिस्टम में नहीं आई, तो उसको बनाया गया टाइम में एक सिस्टम में, एक लिपि बना दी गई, एक स्क्रिप्ट बना दी गई, उसी स्क्रिप्ट को कहा, उसी स्क्रिप्ट में किसी भी भाषा को लिख दिया गया। तो पहले क्या आई? भाषा आई, बाद में क्या आई? लिपि आई। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो ये आपका पहला प्रश्न।
अब आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि ये लिपियां कितनी हो सकती हैं और कितनी पूरे विश्व में लिपियां हैं। तो देखो, लगभग लगभग कई जगह लिखा मिलता है कि पूरे विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, या फिर लिखा मिलता है कि विश्व में 4000 भाषाएं बोली जाती हैं, लिखा मिलता है कि 6000 भाषाएं बोली जाती हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये कह पाना, ये तय कर पाना कि कुल कितनी भाषाएं हैं थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ज्यादातर जो मान्यता है, ज्यादातर जिस पर मत एक है, वो है ये कि पूरे विश्व में लगभग 4000 क्या बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। 4000 क्या बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। इन 4000 भाषाओं में से आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि केवल 400 भाषाएं ही हैं जो लिपिबद्ध हैं, लिपिबद्ध की जा सकती हैं। 400 भाषाएं ही हैं जिनको लिपिबद्ध किया जा सकता है। किसमें? पूरे विश्व में। और बोली कितनी भाषाएं जाती हैं? 4000 भाषाएं बोली जाती हैं और केवल 400 भाषाएं ही हैं जिनको लिपिबद्ध किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और उठेगा कि क्या ये लिपि के बगैर है? तो मैं कहूंगा हाँ, ये लिपि के बगैर है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में ये दूसरा प्रश्न उठ जाएगा, क्या कि भाषा के लिए लिपि होना आवश्यक है क्या, या भाषा के लिए लिपि होना आवश्यक नहीं है? तो इसका उत्तर आपको स्पष्ट रूप से समझ आना चाहिए कि भाषा को केवल और केवल विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम माना गया है। तो जरूरी नहीं है कि वो लिखी हो। मतलब अगर भाषा नहीं भी लिखी है तो भी हम वो काम तो कर ही लेंगे जिस काम के लिए इसको भाषा कहा जा रहा है। कहने का मतलब ये कि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं लिख नहीं रहा हूँ। अगर आप सोच लो एक बार ये सोच लो कि ये बोर्ड नहीं है पीछे, मैं बस केवल बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तो क्या आप तक मैं अपने विचार पहुंचा नहीं पा रहा हूँ? पहुंचा पा रहा हूँ। मैं लिख दिया मैंने तब बनी ये लिपि। जब मैंने लिख दिया तब हम कहेंगे कि ये लिपिबद्ध हुआ। और अगर मैंने मौखिक रूप से अपनी बात आप तक पहुंचा दी तो मैं कहूंगा कि ये भाषा का क्या हुआ? भाषा का लिखित रूप नहीं है। भाषा का कैसा रूप है? मौखिक रूप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो आपका ये जो दूसरा प्रश्न है, क्या कि भाषा, हर एक भाषा के पास लिपि होना जरूरी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाषा के मूल में क्या है? अभिव्यक्तियों को स्पष्ट करना। भाषा के मूल में क्या है? आपके विचारों को स्पष्ट करना। भाषा के मूल में क्या है? आपके भावों को अभिव्यक्त करना। तो जरूरी नहीं है कि लिख के, बिना लिखे भी आप अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। इसीलिए लिपि का होना प्रत्येक भाषा के लिए जरूरी नहीं है। और यही वजह है कि 4000 भाषाओं में से लगभग 400 भाषाएं ही हैं जिनको लिपिबद्ध किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये कि बाकी भाषाएं बस केवल बोली जाती हैं, लिखी नहीं जाती। ठीक है, अब देखो, ये 400 भाषाएं हैं जिनको लिपिबद्ध किया जा रहा है। और ये जो लिपिबद्ध किया जा रहा है, ये लिपिबद्ध किया जा रहा है केवल और केवल 40 लिपियों के माध्यम से। केवल और केवल 40 लिपियों के माध्यम से। कहने का मतलब ये कि विश्व की 400 भाषाएं ऐसी हैं लगभग जिनको लिखा जाना संभव है। और इन 400 लिपियों को लिखा जाना संभव है। और ये जो लिपियां हैं जिनसे ये लिखा जा रहा है, उन लिपियों की संख्या कितनी है? 40। उन लिपियों की संख्या कितनी है? 40। इसका मतलब ये हुआ कि 40 लिपियों में ही 400 भाषाएं क्या की जा रही है? लिखी जा रही है। तो आपके पास एक तीसरा प्रश्न और उभर के आएगा बाहर। वो बाहर ये प्रश्न उभर के आएगा कि क्या हर भाषा की लिपि अलग अलग हो सकती है, या फिर क्या हर भाषा की लिपि एक हो सकती है? तो यहां पर आपका उत्तर ये है कि हाँ, हर भाषा की लिपि अलग भी हो सकती है और हर भाषा की लिपि एक भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि एक भाषा की अपनी सेपरेट लिपि हो। अगर ऐसा होता, अगर सेपरेशन होता लिपि स्क्रिप्ट में, तो 400 लिपियां होना चाहिए थी, लेकिन लिपियां कितनी हैं? 40। इसका मतलब इन्हीं 40 में से कुछ शब्दों की व्यवस्था या वर्णों को रखने की व्यवस्था को इन 400 ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया और लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा जो है किसी भी देश की हो सकती है और वो किसी भी लिपि को अपने स्वीकार कर सकती है, किसी भी लिपि को क्या कर सकती है? स्वीकार कर सकती है। और जब लिपि को स्वीकार कर लेगी तो वो किसी भी लिपि में अपनी भाषा को क्या कर सकती है? लिखने की व्यवस्था को पूरा कर सकती है। तो कहने का मतलब ये कि भाषाएं अलग हो सकती हैं, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि भी हो सकती है, लेकिन अलग अलग लिपि भी हो सकती है अलग अलग भाषाओं की और नहीं भी हो सकती।
कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास, जैसे हमारे यहाँ भारत में देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि की जो माता मानी जाती है वो ब्राह्मी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि से सारी क्या नाम से लिपियां निकली हैं भारत की, और देवनागरी उनका पैटर्न है। भाषाएं अलग अलग है लेकिन उनका पैटर्न कौन सा है? देवनागरी लिपि का उनका क्या है? पैटर्न है। आप तमिल है, बांग्ली, तो इनने जो तरीका अपनाया है वो तरीका कौन सा अपनाया है? देवनागरी लिपि का। ठीक है, तो लिपि, कोई एक लिपि से कई भाषाएं, एक लिपि को कई भाषाएं स्वीकार कर सकती हैं। ठीक है, एक लिपि को कई भाषाएं स्वीकार कर सकती हैं और अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपि भी बना सकती हैं। कहने का मतलब ये कि अगर नई लिपि किसी भाषा को चाहिए तो वो अपनी नई लिपि को भी क्या कर सकती है? इजाद कर सकती है, बना सकती है, नई लिपि का विकास कर सकती है। और अगर वो ऐसा करना नहीं चाहती तो वो इन 40 लिपियों में से कोई भी एक लिपि लेके और अपनी भाषा को लिखने की व्यवस्था की शुरुआत कर सकती है। तो ये तीसरा प्रश्न समझ आ गया। अब देखो अगली बात ये कि ये जो लिपि है, ये लिपियां कितनी है? 40। इन 40 लिपियों में से ही इन 400 भाषाओं को लिखा जाता है और 4000 के लगभग पूरे विश्व में क्या बोली जाती है? भाषाएं बोली जाती हैं, यानी हर भाषा लिपिबद्ध नहीं हुई है। इसीलिए लिपि को भाषा का आवश्यक अंग नहीं माना जाता। ये आपका क्या हुआ? चौथा प्रश्न का उत्तर हुआ कि भाषा को क्या नहीं, भाषा का आवश्यक अंग नहीं माना जाता लिपि को, क्योंकि भाषा के मूल में क्या है? भाषा कैसी होती है? मूल रूप से वाचिक होती है। भाषा मूल रूप से कैसी होती है? वाचिक होती है। या फिर हम कहें कि भाषा मूल रूप से कैसी होती है? मौखिक होती है। ठीक है, भाषा मूल रूप से कैसी होती है? मौखिक होती है, बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसके मूल में ये नहीं है लिपि तो तब जरूरत ऐसी महसूस होने लगी लिपि की शुरुआत कब हुई? जब ये जरूरत महसूस होने लगी कि हम अपने विचारों को दूर बैठे, जैसे मेरे पिया गए रंगून और वहां से पिया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। अब मुझे बताओ, अगर टेलीफोन नहीं होता तो वो अपनी बात याद सता रही है, ये बात तो फोन पे कह ही नहीं पाते। इसका मतलब फर्ज कर लो कि अगर फोन नहीं होता तो क्या लिखते हैं? पिया, फिर पिया लिखते पत्र, और अगर पत्र लिपि नहीं होती तो पिया पत्र लिख ही नहीं पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिखना जरूरी नहीं है। वहां पर पत्र नहीं था फोन में, लेकिन फोन में उन्होंने बोल दिया और बात को पहुंचा दिया। कौन से रूप से? मौखिक रूप से। जरिया भले ही फोन था लेकिन भाषा का रूप क्या था? मौखिक था। तो यहां तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लिपि क्या है। तो मैं कहूंगा कि भाषा और लिपि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लिपि किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने की एक व्यवस्था है। इसका मतलब ये कि लिपि किसको कहा जाएगा? भाषा के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। भाषा के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। जो विकास हुआ वो विकास कैसे हुआ? तो देखो, लिपियों का विकास, तो लिपियों का जो विकास है, लिपि का जो जैसे भाषा का विकास क्रम है वैसे किसका विकास क्रम है? लिपि का विकास क्रम। तो लिपि का जो विकास हुआ वो विकास पहले कैसा हुआ? चित्रात्मक हुआ। कैसा हुआ? चित्रात्मक हुआ। ठीक है, फिर दूसरा जो क्या नाम से भाषा का विकास हुआ चित्रात्मक के बाद, लिपि का, वो कैसा हुआ? प्रतीकात्मक हुआ। कैसा हुआ? प्रतीकात्मक हुआ। ठीक, प्रतीकात्मक। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो विकास हुआ वो कैसा हुआ? भावात्मक हुआ। कैसा हुआ? भावात्मक हुआ। और चौथे में जो विकास हुआ वो कैसा हुआ? ध्वन्यात्मक हुआ। कैसा हुआ? ध्वन्यात्मक हुआ। इसका मतलब लिपि का ये क्या है? विकास क्रम है। लिपि का ये क्या है? विकास क्रम है। तो पहले जो लिपि थी वो चित्रात्मक आई, फिर प्रतीकात्मक, फिर भावात्मक और फिर कैसी? ध्वन्यात्मक। तो इस तरीके से लिपि का क्या हुआ? विकास हुआ। और ध्वन्यात्मक लिपि दो भागों में बटी, एक अक्षरिक लिपि, एक कैसी? अक्षरिक लिपि, और एक कैसी? वर्णात्मक लिपि। एक कैसी? वर्णात्मक लिपि। तो कहने का मतलब ये कि जो लिपि का विकास क्रम है वो 4 अवस्थाओं से होकर क्या नाम से लिपि गुजरी है? एक चित्रात्मक, एक प्रतीकात्मक, एक भावात्मक, एक ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक लिपि की 2 शाखाएं हैं, 2 वर्ग हैं इसके, एक अक्षरिक लिपि और एक कैसी? वर्णात्मक लिपि। ठीक, तो देखो जरा, तो ये तो क्या है? लिपि का विकास क्रम। ये तो क्या है? लिपि का विकास क्रम। आप इसको एक बार देख लो। पहले अभी समझा रहा हूं आगे
चित्रात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक, ध्वन्यात्मक, और फिर ध्वन्यात्मक के दो, एक अक्षरिक और एक कैसा, वर्णात्मक। तो ये क्या है, लिपि का विकास क्रम है। ये क्या है, लिपि का विकास क्रम है। ठीक है, अब आप आगे देखो, ये जो लिपियां हैं, मैंने अभी बताया कि 40 लिपियां हैं, 40 लिपियां हैं। इन 40 लिपियों में 400 क्या नाम से भाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो लिपि की पद्धति है, लिपि पद्धति, क्या, लिपि पद्धति, तो ये जो लिपि पद्धतियां हैं पूरे विश्व में, ये 40 लिपियां जिस तरीके से लिखी जाती हैं पूरे विश्व में, तो लिपि पद्धति कितनी है, 4। लिपि पद्धति कितनी है, 4 लिपि पद्धतियां हैं। तो देखो जरा 4 लिपि पद्धतियां कौन कौन सी हैं, तो देखो पहले ध्यान से समझना। पहले अपन ने देखा कि लिपि क्या है, भाषा क्या है, दूसरे पे देखा कि लिपि का विकास हुआ क्यों। ठीक है, फिर तीसरा हमने देखा कि लिपि का विकास क्रम क्या है। अब हम देख रहे हैं कि लिपि पद्धतियां क्या है, कितने तरीके से लिपियां लिखी जाती हैं। तो देखो जरा 4 क्या नाम से लिपियों की क्या है, पद्धतियां हैं। एक को बोला जाता है चित्रात्मक लिपि पद्धति। कैसी, चित्रात्मक लिपि पद्धति। कैसी, चित्रात्मक लिपि पद्धति। एक को बोला जाता है क्या, ध्वन्यात्मक लिपि पद्धति। ठीक है, एक को बोला जाता है अक्षरिक लिपि पद्धति, और एक को बोला जाता है संश्लिष्ट लिपि पद्धति। क्या, संश्लिष्ट लिपि पद्धति। तो 4 लिपि पद्धतियां हैं, एक चित्रात्मक, एक ध्वन्यात्मक, एक अक्षरिक और एक कैसी, संश्लिष्ट। तो देखो जरा, चित्रात्मक जो लिपि पद्धति जो भाषाएं अपनाती हैं उनमें है चीनी भाषा, उनमें है जापानी भाषा, उनमें है कोरियाई भाषा आदि। मतलब ये कि चीनी जो भाषा है वो चीनी भाषा चित्रात्मक लिपि को लेके चलती है। मतलब वहां पर जो चीनी भाषा है उस चीनी भाषा में कोई वर्ण नहीं है, चीनी भाषा में वर्ण व्यवस्था नहीं है, चीनी भाषा में क्या है, चित्र है। और पूरी चीनी भाषा में आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, हमारे पास केवल और केवल 49 वर्ण हैं। ठीक है, और उन्हीं के हिसाब से हमने लाखों शब्द बना लिए हैं, लेकिन इसके पास 30,000 चित्र हैं। कितने, 30,000 चित्र हैं, और 30,000 चित्रों के माध्यम से ये क्या होती है, लिपि होती है। आप जब भी चीनी, जापानी, कोरियाई अगर भाषा देखोगे तो उसमें अलग अलग क्या होते हैं, चित्र बने होते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, चित्रात्मक लिपि। और जो ध्वन्यात्मक लिपि है, ये ध्वन्यात्मक लिपि को स्वीकार करने वाले, मतलब ये कि चित्रात्मक लिपि पद्धति है जापानी भाषा की, चित्रात्मक लिपि पद्धति है कोरिया की, और चित्रात्मक लिपि पद्धति है किसकी, चीन की। ध्वन्यात्मक की अगर हम बात करें तो अपने यूरोप में बोली जाने वाली ध्वन्यात्मक है, ऑस्ट्रेलिया में बोली जाने वाली ध्वन्यात्मक है, तुर्की में बोली जाने वाली ध्वन्यात्मक है, अमेरिका में बोली जाने वाली ध्वन्यात्मक है। तो ये ध्वन्यात्मक क्या है, लिपियां हैं। अंग्रेजी है, ध्वन्यात्मक लिपि है। ठीक है, अक्षरिक लिपि की अगर हम बात करें तो भारत की सारी भाषाएं, सारी लिपियां कैसी लिपियां कौन सी पद्धति पर आधारित है, अक्षरिक पद्धति पर आधारित है। मतलब भारत की अधिकतर जो है वो क्या है, अक्षरिक पद्धति पर क्या है, आधारित है। चाहे वो हमारी हिंदी हो, बांग्ला हो, पंजाबी हो, कोई भी भाषाएं जो अपन भारत में बोलते हैं वो सारी की सारी भाषाएं कैसी है, अक्षरिक है। और जो संश्लिष्ट जो लिपि पद्धति को अपनाती हैं वो अरबी है, वो फारसी है, और वो कौन सी है, अपनी उर्दू है। तो अपनी मतलब भारत में बोली जाने वाली उर्दू, ठीक है, फारसी और आपकी क्या अरबी जो है वो भाषा जो है वो कौन सी लिपि पद्धति को स्वीकार करती है, संश्लिष्ट लिपि पद्धति को। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इन 4 लिपि पद्धतियों के आधार पर ये जो 400 क्या नाम से ये जो भाषाएं हैं, ये 400 भाषाएं इन 4 लिपि पद्धतियों को अपनाकर अपनी अपनी लिपि में क्या लिखती हैं, अपनी भाषाएं लिखती हैं। तो आपका अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पूरे विश्व में कितनी लिपियां हैं, तो 4 से 40 लिपियां लगभग हैं। भाषाएं कितनी लिखी जाती हैं, तो लगभग 400 भाषाओं को लिपिबद्ध किया जाता है। और अगर ये पूछे कि लिपि पद्धतियां कितनी हैं, तो 4 क्या है, लिपि पद्धतियां हैं। और चित्रात्मक लिपि पद्धति कौन सी होती है, जिसमें चित्र होते हैं, वर्ण नहीं होते। ध्वन्यात्मक में जिनमें आवाज होती है, ठीक है। तो आप कहोगे कि आवाज क्या हिंदी में नहीं हो रही है आवाज हिंदी में, लेकिन दोनों के बीच भेद इतना सा है कि जहां पर अगर हमें आनंद लिखना है, जैसे एप्पल लिखना है, तो APPLE लिखना पड़ेगा, यानी पी को 2 बार लिखना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? मिला के लिखने की क्या नहीं है, वहां पर व्यवस्था नहीं है, लेकिन हिंदी में मिलाकर लिखने की क्या है, व्यवस्था है। इसलिए उसको काय में रख दिया, अक्षरिक में रख दिया। और संश्लिष्ट में कौन है, अरबी है, फारसी है, और आपकी कौन सी है, उर्दू है। तो ये 4 क्या है, आपकी लिपि पद्धतियां हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। अब देखो जरा आगे, अगला क्या है, अगला है भारत में लिपियां। ये महत्वपूर्ण है। अब हमें
भारत में लिपियां। ठीक, तो देखो जरा भारत में लिपियां, तो देखो भारत में 11 लिपियां, 40 में से कितनी 11 लिपियां लगभग भारत में क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। भारत में कितनी लिपियां प्रयोग की जाती है, 11 लिपियां भारत में क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब भारत में जो लिपियां हैं वो सबसे प्राचीन जो लिपियां हैं वो लिपियां कितनी है, 3। भारत में सबसे प्राचीन लिपियां, तो देखो जरा अपन ये नहीं कहेंगे कि प्राचीन 3 है, हम ये कहेंगे भारत में 3 लिपियां क्या थी, प्रचलन में थी। जैसे पहली जो लिपि है जो सबसे भारत की प्राचीन लिपि मानी जाती है वो है क्या, सिंधु लिपि। वो क्या है, सिंधु लिपि। दूसरी लिपि जो भारत में प्राचीन काल में प्रचलित थी वो कौन सी है, खरोष्ठी लिपि। कौन सी है, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि ये दूसरी लिपि है। और तीसरी जो लिपि भारत में प्रचलन में थी प्राचीन काल में वो कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि। वो कौन सी, ब्राह्मी लिपि। अगर ये पूछा जाए कि भारत में प्राचीनतम या पुराने समय में भारत में कितनी लिपियां प्रचलन में थी, तो भारत में देखो कितनी लिपियां प्रचलन में थी, 3। एक सिंधु लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ये जो सिंधु लिपि है, ये सिंधु लिपि भारत की सबसे प्राचीनतम क्या मानी जाती है, लिपि मानी जाती है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम क्या मानी जाती है, लिपि मानी जाती है। तो देखो अब इस सिंधु लिपि को अब सिंधु सभ्यता में थी, सिंधु सभ्यता की लिपि, इसलिए इसको क्या बोला, सिंधु लिपि। सिंधु लिपि को सिंधु सरस्वती लिपि भी कहते हैं, सिंधु लिपि को हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। और इन तीनों नामों से आप बहुत बखूबी परिचित होंगे कि हड़प्पा क्यों, सिंधु सरस्वती क्यों। तो इसको सिंधु सरस्वती लिपि भी कहते हैं, इसको हड़प्पा लिपि भी कहते हैं, और इसको क्या नाम से इसको क्या सिंधु लिपि भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो जरा सिंधु लिपि के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, ये साक्ष्य हमें कहां पर मिलते हैं, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाकिस्तान में। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 2 क्या नाम से प्रांत हैं, एक प्रांत है पंजाब प्रांत, एक प्रांत कौन सा, पंजाब प्रांत, और एक प्रांत कौन सा है, सिंध प्रांत। एक प्रांत कौन सा है, पंजाब प्रांत, एक प्रांत कौन सा है, सिंध प्रांत। ठीक है, तो देखो जरा एक मिलता है कहां पर, पंजाब प्रांत में, और एक मिलता है कहां पर, सिंध प्रांत में। पंजाब का एक जिला है मांटगोमरी। पंजाब प्रांत का एक जिला है कौन सा, मांटगोमरी। मांटगोमरी जिले में है क्या, मांटगोमरी जो जिला है इसमें है हड़प्पा। तो एक तो हड़प्पा में इसके सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और एक है क्या, सिंध। तो सिंध में क्या है, तो देखो जरा सिंध क्या है, एक प्रांत है, सिंध प्रांत में एक जिला है कौन सा, लड़काना। कौन सा जिला, लड़काना। और लड़काना में है क्या, मोहनजोदड़ो। लड़काना में क्या, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु लिपि जो है, सिंधु लिपि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य एक तो हड़प्पा में और एक कहां पर, मोहनजोदड़ो में क्या होता है, ये प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो देखो जरा अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु लिपि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलते हैं, तो पाकिस्तान में मिलते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले के हड़प्पा में। अगर पूछा जाए कि सिंधु के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलते हैं, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के मोहनजोदड़ो में। अब बात आती है खरोष्ठी की, तो देखो जरा खरोष्ठी लिपि के भी जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो कहां मिलते हैं, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के अंदर ये कहां पर मिलते हैं, पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के अंदर ये कहां मिलते हैं, पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत में ये 2 जगह मिलते हैं। ठीक है, 2 जगह मिलते हैं। कि देखो कौन कौन सी जगह मिलते हैं, तो देखो एक है क्या, शाहनवाज गढ़ी। क्या, शाहनवाज गढ़ी। ठीक है, एक तो शाहनवाज गढ़ी में ये इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और एक मिलते हैं मानसेर में। एक कहां पर मिलते हैं, मानसेर में। जो मानसेर है ये हजारा जिले में है, पंजाब प्रांत के काय में, हजारा जिले में। मतलब जो मानसेर है ये मानसेर कहां है, हजारा जिले में, पंजाब प्रांत में। जो शाहनवाज गढ़ी है ये शाहनवाज गढ़ी भी कहां है, पंजाब प्रांत में। शाहनवाज गढ़ी भी कहां है, पंजाब प्रांत में। तो खरोष्ठी लिपि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाकिस्तान में मिल रहे हैं, पंजाब प्रांत में मिल रहे हैं, शाहनवाज गढ़ी में मिल रहे हैं और मानसेर में मिल रहे हैं।
अब अगर आपसे ब्राह्मी लिपि के पूछे जाए कि ब्राह्मी लिपि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो ये जो साक्ष्य मिलते हैं ये हमारे भारत में मिलते हैं। और भारत में एक जिला है उत्तर प्रदेश और एक राज्य है यूपी और एक राज्य है क्या, राजस्थान। यूपी का एक जिला है बस्ती और बस्ती में है पिपराल। बस्ती में क्या, पिपराल। और पिपराल में एक शिलालेख है, उस पर ब्राह्मी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वैसे ही राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, अजमेर। राजस्थान में क्या, अजमेर। और अजमेर में है क्या, बड़ली। अजमेर में क्या, बड़ली। तो अजमेर के बड़ली में ब्राह्मी लिपि के सबसे प्राचीनतम क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये तो बात हुई उसकी कि भारत में लगभग 11 लिपियां प्रचलन में हैं और भारत में 3 लिपियां सबसे प्राचीन लिपियां थी और सबसे प्राचीन लिपियों में सिंधु के यहाँ साक्ष्य मिलते हैं, खरोष्ठी के यहाँ साक्ष्य मिलते हैं और ब्राह्मी लिपि के यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। और भारत में जितनी भी लिपियां निकली हैं वो सारी लिपियां काय से निकली हैं, ब्राह्मी से। इसकी चर्चा अब हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए